हेलो एवरीवन और स्वागत है इस अल्टीमेट अथॉरिटेटिव एक्सप्लेनर में। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स की रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। ये एक एकदम एक्सप्लोसिव हाई एनर्जी रिवीजन होने वाला है जो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो ये डायरेक्ट, फैक्चुअल और एब्सोल्युटली स्कोरिंग एरिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीपली फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर डाइव इन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस एक्सप्लेनर का एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे द फ्लावर मार्वल से, फिर हम शिफ्ट होंगे मेल और फीमेल एनाटॉमी पर, उसके बाद पॉलिनेशन लॉजिस्टिक्स, फिर द डबल फर्टिलाइजेशन क्लाइमैक्स और फाइनली एंड में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और कुछ एक्सेप्शंस को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1, द फ्लावर मार्वल। सबसे पहले एक क्लियर वार्निंग पर सीधा फोकस करते हैं। इस चैप्टर की वेटेज वेरी हाई। इसमें आपको स्ट्रिक्टली एग्जाम्पल्स और मॉर्फोलॉजी पर फोकस करना जरूरी है। इस हिबिस्कस को ना अपनी मेमोरी का एक एंकर बना लीजिए, क्योंकि लिटरली यहीं से हमारा सारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस शुरू होने वाला है। ओके, अब इस मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल को डाइसेक्ट करते हैं। यहां देखिए, मेल पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं, जो एंथर और फिलामेंट से बनता है, और जो फीमेल पार्ट है वो पिस्टिल है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आते हैं। पेटल को ध्यान रखिएगा, कोरोला कहते हैं, और सेपल को केलिक्स। और ये सब जहां बेस पर रेस्ट करते हैं, दैट्स द थैलेमस। अब जरा प्री फर्टिलाइजेशन जर्नी वाले फ्लोचार्ट को ट्रेस करते हैं। सबसे पहले कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स होते हैं जो फ्लोरल प्राइमोडियम बनाते हैं। फिर बनता है इन्फ्लोरेसेंस, उसके बाद आते हैं फ्लोरल बड्स, और फाइनली एक मैच्योर फ्लावर हमारे सामने आता है। इन रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स को हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला मेल पार्ट, जिसे एंड्रूशियम कहते हैं, और दूसरा फीमेल पार्ट, जिसे गाइनोशियम कहते हैं। यहां एक एक टर्म आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है, सो कीप देम इन माइंड। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, मेल एनाटॉमी एंड पॉलन। अब जरा जूम इन करके स्टेमेन और माइक्रोस्पोरेंजियम की माइक्रोस्कोपिक डिटेल समझते हैं। एंथर की एनाटॉमी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये बाइलोब्ड होता है, यानी इसमें क्लियरली 2 लोब्स होते हैं। ये डाइथीकस भी होता है, मतलब हर लोब में 2 थेका होते हैं। और ओवरऑल ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसमें 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं। फिलामेंट एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है, जिसका प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस से अटैच्ड होता है, और जो डिस्टल एंड है वो एंथर से जुड़ा होता है। अब एंथर वॉल लेयर्स को ना स्ट्रिक्टली आउटसाइड से इनसाइड ट्रेस करते हैं। सबसे बाहर है एपिडर्मिस, उसके ठीक अंदर एंडोथीशियम जो डेहिसेंस में हेल्प करती है, और फिर आती है मिडिल लेयर्स। ये तीनों आउटर लेयर्स मिलकर बेसिक प्रोटेक्शन और डेहिसेंस प्रोवाइड करती हैं। बट सबसे इनरमोस्ट लेयर पर ध्यान दीजिए, ये है टैपेटम। इसका मेन फंक्शन है डेवलपिंग पोलन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। टैपेटम के सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और हाँ, स्पोरेंजियम के बिल्कुल सेंटर में यंग एंथर्स के अंदर डिप्लॉयड स्पोरोजेनस टिश्यू टाइटली भरा होता है। राइट, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फ्लो समझते हैं। होता क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू एक्ट करता है एज अ पॉलन मदर सेल या पीएमसी, जो कि 2n यानी डिप्लॉयड है। इसमें मियोसिस होता है और बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राएड। ये टेट्राएड हैप्लॉइड यानी n होता है और 4 सेल्स का एक क्लस्टर है। जब एंथर डिहाइड्रेट और डिसोसिएट होता है ना, तो ये कंप्लीटली पॉलन ग्रेन्स यानी मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉलन स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखिए। इसकी आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये लिटरली एक हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स को विथस्टैंड कर सकता है। कोई भी नोन एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, और एक्चुअली यही वजह है कि पोलन फॉसिलाइज हो सकते हैं। एक्साइन पर एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसे जर्म पोर कहते हैं। यहाँ स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है और यहीं से पोलन ट्यूब इमर्ज करती है। इसके अंदर वाली लेयर इंटाइन है, जो सिंपली पेक्टिन और सेल्यूलोज से बनी है। एक और इंपॉर्टेंट रूल, शेडिंग के सेल स्टेजेस का 60-40 रूल। देखिए, 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन शेडिंग 2 सेल स्टेज पर होती है, जिसमें एक लार्ज वेजिटेटिव सेल होता है जिसमें अबंडेंट फूड और इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, और एक स्मॉल स्पिंडल शेप्ड जेनरेटिव सेल होता है जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। बाकी बचे 40% में शेडिंग 3 सेल स्टेज पर होती है, क्योंकि वहां जेनरेटिव सेल पहले ही माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट्स बना देता है। पॉलन ग्रेन्स सिर्फ रिप्रोडक्शन तक लिमिटेड नहीं है। रियल वर्ल्ड में इनके काफी प्रैक्टिकल इंपैक्ट्स हैं।
सबसे पहला इशू है पॉलन एलर्जी। ये सिवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे एस्थमा और ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकते हैं। इसका प्राइम कल्प्रिट है पार्थीनियम, जिसे हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। ये एक्चुअली इंडिया में इंपोर्टेड वीट के साथ एज अ कंटामिनेंट आ गया था और अब हर जगह फैल गया है। दूसरी तरफ हमारे पास पॉलन प्रोडक्ट्स भी हैं। पॉलन न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं, इसीलिए ये फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज होते हैं। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में एथलीट्स और रेस हॉर्सेस इन्हें कंज्यूम करते हैं अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए। और तीसरा फैक्ट है इनकी वायबिलिटी की टाइमलाइन। ये कंप्लीटली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है। शॉर्ट वायबिलिटी राउंड 30 मिनट्स की होती है, जैसे वीट और राइस के केस में, पर लॉन्ग वायबिलिटी कई महीनों तक चल सकती है, फॉर एग्जाम्पल रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी फैमिलीज में। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए इन पॉलन ग्रेन्स को -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं। Alright, let's pivot to section 3, female anatomy and megasporogenesis. अब हम मेल गेमीट से शिफ्ट होकर पिस्टल और ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को डिकोड करते हैं। पिस्टल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एक स्टिग्मा है जो पॉलन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है, एक इलोंगेटेड ट्यूब है जिसे स्टाइल कहते हैं, और एक बेसल बल्ज यानी ओवरी है जिसके अंदर लॉक्यूल और प्लासेंटा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ कार्पेल कन्फिग्रेशंस को कंट्रास्ट करना बहुत जरूरी है। मोनोकार्पेलरी मतलब सिंपल एक कार्पेल, मल्टीकार्पेलरी मतलब एक से ज्यादा। अगर ये मल्टीपल कार्पेल्स फ्यूज्ड हैं तो हम इसको सिनकॉर्पस बोलते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल पैपावेर है। और अगर ये फ्री हैं तो एपोकॉर्पस कहते हैं, जैसे मिशेलिया में। अगर ओव्यूल काउंट की बात करें तो सिंगल ओव्यूल आपको व्हीट, पैडी और मैंगो में देखने को मिलेगा, जबकि मल्टीपल ओव्यूल्स वाटरमेलन, पपाया और ऑर्किड्स में होते हैं। चलिए अब ओव्यूल की एनाटॉमी को मेटिकुलसली ट्रेस करते हैं। फनिकल वो स्टॉक है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से सेफली अटैच करती है। हिलम वो स्पेसिफिक जंक्शन है जहां ओव्यूल की बॉडी और फनिकल आपस में मिलते हैं। ऊपर चलाजा है जो ओव्यूल का बेसल पार्ट रिप्रेजेंट करता है और माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट प्लेस्ड होता है। सेंटर में न्यूसेलस है जिसमें सेंट्रल मास ऑफ सेल्स और अबंडेंट फूड रिजर्व्स भरे होते हैं। इसके बाहर इंटेग्यूरेंट्स हैं जो प्रोटेक्टिव एनवलप्स का काम करते हैं। और सबसे नीचे माइक्रोपाइल है, एक स्मॉल ओपनिंग जहां इंटेग्यूमेंट्स एक्सप्लिसिटली एब्सेंट होते हैं। सो फीमेल गैमेटोफाइट एग्जैक्टली बनता कैसे है? इस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। लेट्स वॉक थ्रू इट। स्टेप 1 है मियोसिस इन न्यूसेलस। माइक्रोपाइलर एंड पर एक सेल डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल या एमएमसी बनती है। ये सेल मियोसिस अंडरगो करती है जिससे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रिक्ट रूल याद रखना है। इन 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ 1 फंक्शनल रहता है। स्टेप 2 है फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। उस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 कंसेक्यूटिव माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। यहां क्रूशियल डिटेल ये है कि ये स्ट्रिक्ट फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हैं, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन 8 न्यूक्लियर स्टेज के आने के बाद ही स्टार्ट होता है। इस पूरे प्रोसेस के एंड रिजल्ट में मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनता है जो एसेंशियली एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। इसके कंपोनेंट्स ध्यान से देखिए। चलाजल एंड पर 3 एंटीपोरल सेल्स प्लेस्ड हैं। सेंटर में 1 लार्ज सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और माइक्रोपाइलर एंड पर एग apparatus है जिसमें 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल होता है। एक और एब्सोल्युटली क्रूशियल फीचर याद रखना है, सिनर्जिड्स के अंदर फिलीफॉर्म apparatus होता है। ये एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है जो पोलन ट्यूब को सही डायरेक्शन में गाइड करने का वाइटल काम करती है। Moving forward to section 4, pollination and outbreeding devices. अब प्लांट रिप्रोडक्शन का एक बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज आता है। मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक सक्सेसफुली ट्रांसफर कैसे करें? इन 3 मेन पोलिनेशन टाइप्स को डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पोलिनेशन। यह ब्रॉडली सेम फ्लावर और सेम प्लांट में ही होता है। इसके सक्सेसफुल होने के लिए पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में एक सिंक्रोनी चाहिए और क्लोज स्पेशल प्रॉक्सिमिटी जरूरी है। दूसरा है गेटिनोगैमी, मतलब प्रैक्टिकली अपने नेबर को पोलिनेट करना। ये डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट में होता है। टेक्निकली और जेनेटिकली ये ऑटोगैमी ही है, पर फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है क्योंकि इसमें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है। और तीसरा है जीनोगैमी यानी ट्रू क्रॉस पोलिनेशन। यह कंप्लीटली डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट के बीच होता है और स्ट्रिक्टली यही वो टाइप है जो ट्रू जेनेटिक वेरिएशन लाता है। टारगेट स्पीशीज जिनकी बात हमें यहाँ करनी चाहिए वो हैं कॉमिलिना, वियोला और ऑक्सेलिस। ये प्लांट्स एक ही टाइम पर 2 अलग टाइप्स के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। पहला चैस्मोगैमस, जिसमें एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होते हैं बिल्कुल नॉर्मल फ्लावर्स की तरह, और दूसरा क्लीस्टोगैमस जो क्लोज फ्लावर्स होते हैं, ये कभी ओपन नहीं होते। इन क्लोज फ्लावर्स में अशोर्ड सीड सेट मिलता है बिना किसी पॉलिनेटर्स की हेल्प के, पर इसका एक काफी हार्श ड्रॉबैक है। इनमें सीवियर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है क्योंकि वेरिएशन बिल्कुल नहीं आती। तो पॉलिनेशन करवाने के लिए एजेंट्स कौन से यूज होते हैं? विंड यानी एनीमोफिली,
सबसे कॉमन एबायोटिक एजेंट है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पॉलन बहुत लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं और इनॉर्मस क्वांटिटीज में बनते हैं। इन फ्लावर्स में वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स और लार्ज फेदरी स्टिग्मा होता है ताकि पॉलन इजीली ट्रैप हो सके। इनमें जनरली सिंगल ओव्यूल होता है और फ्लावर्स इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल कॉर्नकॉब के टैसल्स जो आपने देखे होंगे वो असल में स्टिग्मा और स्टाइली होते हैं। वाटर पॉलिनेशन यानी हाइड्रोफिली एक्चुअली बहुत रेयर है। ये बस करीब 30 जेनरा में मिलता है और वो भी मोस्टली मोनोकॉट्स में। अगर पॉलिनेशन वाटर सरफेस पर हो तो उसे एपीहाइड्रोफिली कहते हैं, एग्जाम्पल वेलिसनेरिया। और अगर अंडर वाटर हो तो उसे हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल सी ग्रासेस जैसे जोस्टेरा हैं। इनके पॉलन ग्रेन्स काफी लॉन्ग और रिबन लाइक होते हैं। फिर आते हैं एनिमल्स यानी एंटोमोफिली, जो सबसे मेजर पॉलिनेटर्स हैं और इनमें बीज डेफिनेटली सबसे कॉमन है। इनके फ्लावर्स इजीली नोटिसेबल होते हैं, लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट और नेक्टर रिच। प्लांट्स इन्हें रिवॉर्ड्स देते हैं जैसे नेक्टर, पॉलन या सेफ एग लेइंग स्पेस। अब यहाँ एक मैसिव ट्रैप अलर्ट ध्यान में रखें, वाटर लिली और वाटर हायसिंथ। नाम से लगता है कि ये वाटर से पॉलिनेट होते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही ये एक्वाटिक प्लांट्स हैं, पर इनमें इंसेक्ट्स या विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वाटर के थ्रू नहीं। इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने और जेनेटिक क्वालिटी इंश्योर करने के लिए प्लांट्स आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यूज करते हैं। ये बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। पहला, नॉन सिंक्रोनी, जहां पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आपस में मैच नहीं करते, अलग अलग टाइम पर होते हैं। दूसरा, स्पेशल सेपरेशन, जहां एंथर और स्टिग्मा ऐसी अलग फिजिकल पोजीशंस पर होते हैं कि आपस में कांटेक्ट ही ना हो। तीसरा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का यूज, जैसे कैस्टर और मेज जो ऑटोगैमी प्रिवेंट करते हैं, और डायोशियस प्लांट्स जैसे पपाया जिसमें मेल और फीमेल प्लांट्स ही अलग होते हैं, तो वो ऑटोगैमी और गेटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करते हैं। और चौथा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो एक प्योरली जेनेटिक मैकेनिज्म है जहां स्टिग्मा केमिकली अपने ही पॉलन को रिजेक्ट या ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंशियल टाइमलाइन होता है। स्टेप 1 है इमैस्कुलेशन। इसमें हम बाइसेक्सुअल फ्लोरल बड से उसके डेहिसन से पहले ही एंथर्स को फोर्सफुली रिमूव कर देते हैं। यहाँ एक स्पेशल नोट है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स के लिए इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं होती ऑब्वियसली। स्टेप 2 है बैगिंग, जिसमें हम स्टिग्मा को एक बटर पेपर बैड से कवर करते हैं अनवांटेड पॉलन कंटैमिनेशन रोकने के लिए। स्टेप 3 है डस्टिंग। जब स्टिग्मा फुली रिसेप्टिव हो जाता है तब हम अपना डिजायर्ड पॉलन उस पर मैन्युअली अप्लाई करते हैं। और फाइनली स्टेप 4 रीबैगिंग, जिसमें हम फ्लावर को फ्रूट्स डेवलप होने तक फिर से कवर कर देते हैं। And now the moment we've been building up to. Section 5, the double fertilization climax. यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग केमिकल डायलॉग होता है जो पॉलन और पिस्टल के बीच कंपैटिबिलिटी डिटरमिन करता है। इस पाथवे को जरा ट्रैक कीजिए। पॉलन जर्म पोर से निकलकर पॉलन ट्यूब स्टाइल के अंदर से होती हुई ओव्यूल के माइक्रोपाइल तक पहुंचती है। फिर ये फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू एक सिनर्जिन में एंटर करती है और वहां अपने 2 मेल गैमीट्स सीधा रिलीज कर देती है। अब इस डबल फर्टिलाइजेशन को हम स्ट्रिक्टली 2 मैथमेटिकल इक्वेशंस की तरह ब्रेक डाउन करते हैं। इक्वेशन 1 सिंगैमी। यहां पहला मेल गैमीट फ्यूज करता है एग सेल के साथ और रिजल्ट बनता है जाइगोट। ये जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो में डेवलप होता है। इक्वेशन 2 ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा मेल गैमीट सेंटर में जाकर फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN, जो फाइनली एंडोस्पर्म में डेवलप होता है। अब सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, जब ये दोनों इवेंट्स एक साथ होते हैं तो हम इस पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म्स का एक एब्सोल्युटली यूनिक क्लाइमैक्स फीचर है। एक और क्रिटिकल पॉइंट ध्यान रखना है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हमेशा एम्ब्रियो से पहले स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों? ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक अश्योर्ड और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। इट्स अ परफेक्ट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। Finally moving into the last phase, Section 6, Post-fertilization and exceptions. पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में पहला मेजर पार्ट एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट का है। अब एंडोस्पर्म ना 2 अलग तरह से डेवलप होता है। पहला है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स तो होते हैं पर बिना किसी इनिशियल सेल वॉल फॉर्मेशन के। इसका बेस्ट रिलेटेबल एग्जाम्पल है नारियल पानी यानी कोकोनट वाटर। दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म, जहां एक्चुअल सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है कोकोनट मीट यानी नारियल की सफेद गिरी। अब आते हैं एम्ब्रियोनी पर यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन। दोनों डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर एंड पर ही डेवलप होता है। चलिए इन्हें कंपेयर करते हैं। डाइकॉट एम्ब्रियो में सिंपली एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। एक्सिस का अपर पोर्शन एपिकॉटिल टर्मिनेट होता है प्लूम्यूल में, जो शूट बनाएगा।
और लोअर पोर्शन हाइपोकॉटल टर्मिनेट होता है रेडिकल में, जिसे रूट कैप नेचुरली कवर करती है। वहीं दूसरी तरफ मोनोकट एम्ब्रियो, खासकर ग्रास फैमिली में, इसमें सिर्फ एक लैटरल कॉटिलेडन होता है, जिसे एक्सप्लिसिटली हम स्क्यूटुलम कहते हैं। इसमें प्लूम्यूल एक पर्टिकुलर हॉलो शीट से सेफली इनक्लोज्ड होता है, जिसे कोलियोप्टाइल कहते हैं, और जो रेडिकल है वो एक अनडिफरेंशिएटेड शीट से इनक्लोज्ड होता है, जिसे कोलियोराइजा कहते हैं। इन स्पेसिफिक लेबल्स और टर्म्स को बिल्कुल अपने दिमाग में सिंगल आउट कर लीजिए। अब हम सिस्टमैटिकली उन फाइनल प्रोडक्ट्स को देखते हैं जिनके लिए ये सब हो रहा था। द सीड, जो कि एक्चुअली एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, और द फ्रूट, जो कि कंप्लीटली राइपेंड ओवरी है। सीड बनने के प्रोसेस में इंटीग्यूमेंट्स हार्डन होकर सीड कोट बन जाते हैं। जो माइक्रोपाइल था वो बस एक छोटे से पोर की तरह बचा रह जाता है, जिससे सीड के अंदर ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री हो सके। सीड का मॉइस्चर रफली 10 से 15% तक डिहाइड्रेट हो जाता है और इस स्टेज पर वो डॉर्मेंसी में एंटर कर जाता है। सीड के 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं। पहला नॉन एल्बुमिनस, जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जैसे पी और ग्राउंडनट के केस में। दूसरा एल्ब्यूमिनस, जिसमें एंडोस्पर्म रिटेन रहता है, जैसा कि व्हीट और मेज में दिखता है। और तीसरा है पेरिस्पर्म, जो न्यूसेलस का एक परसिस्टेंट बचा हुआ रिमिनेंट होता है। इसके प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं ब्लैक पेपर और बीट। अब फ्रूट की बात करें तो ओवरी की वॉल कंप्लीटली फ्रूट वॉल यानी पेरिकार्प में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो ट्रू फ्रूट होता है वो स्ट्रिक्टली बस ओवरी से डेवलप होता है, लेकिन फॉल्स फ्रूट में थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। इस कैटेगरी में एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू आते हैं। और एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जो प्रैक्टिकली बिना किसी फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है और नेचुरली सीडलेस होता है। बनाना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट आपको बताऊं, सीड वायबिलिटी के कुछ रिकॉर्ड्स लिटरली आपको हैरान कर देंगे। एक ल्यूपिनस आर्क्टिकस का सीड आर्कटिक टंड्रा से मिला था और यू वोंट बिलीव इट, 10,000 साल के डॉर्मेंसी पीरियड के बाद भी वो वायबल था, उसने जर्मिनेट किया। एक और एग्जांपल है डेट पाम का, जो डेड सी के पास किंग हेरोड के पैलेस की एक्सकवेशन से मिला। उसकी रिकॉर्डेड वायबिलिटी 2000 साल पुरानी है। नेचर इज अमेजिंग, इजंट इट? एक्सप्लेनर के बिल्कुल एंड में आते हैं नेचर के कुछ नेचुरल रूल ब्रेकर्स और एनोमलीज पर, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस को पहले क्लियरली डिफाइन करते हैं। इट इज सिंपली द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखा जाए तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्लोजली मिमिक करता है, पर बिना एक्चुअल फ्यूजन के। इसका मैकेनिज्म क्या है? कई बार एक डिप्लॉयड एग सेल बिना किसी मियोसिस के फॉर्म हो जाती है और डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हमें एस्टेरेसी फैमिली और ग्रासेस में मिलते हैं। दूसरा फिनोमेना है पॉलीएम्ब्रियोनी। इसकी डेफिनेशन है अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड। इसके पीछे मैकेनिज्म यह होता है कि न्यूसेलर सेल्स जो एम्ब्रियो सैक के ठीक आसपास होते हैं वो एग्रेसिवली डिवाइड होना शुरू करते हैं, सैक के अंदर प्रोट्रूड करते हैं और मल्टीपल एम्ब्रियोज में डेवलप हो जाते हैं। सिट्रस फ्रूट्स और मैंगोज में यह बहुत कॉमनली देखा जाता है। अब इस सेशन को एंड करने से पहले एक मैसिव एग्रीकल्चरल बून वाले कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। हम जानते हैं कि हाइब्रिड सीड्स फार्मर्स के लिए काफी महंगे होते हैं और अगर उन्हें हर साल मैनुअली बोया जाए तो उनके हाइब्रिड ट्रेट्स सेग्रीगेट यानी अलग अलग हो जाते हैं। सोचो, अगर हम इन हाइब्रिड्स को समहाउ एपोमिक्टिक्स में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा? कैरेक्टर्स का कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा। फार्मर्स एग्जैक्ट सेम सुपीरियर सीड्स को साल दर साल इजीली यूज कर सकते हैं, जिससे उनकी बहुत मैसिव कॉस्ट सेविंग होगी। तो मेरा आपसे एंड में एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि एपोमेक्टिक्स हाइब्रिड सीड्स आने वाले वक्त में ग्लोबली फार्मिंग इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से परमानेंटली रेवोल्यूशनाइज कर देंगे? इस पर थोड़ा जरूर सोचिए। ये था हमारा एक हाईली डेंस, एक्सट्रीमली प्रिसाइज और फुल्ली नीट फोकस ब्रेकडाउन, जिसमें हमने स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड हर एक लाइन, डायग्राम और कॉन्सेप्ट बिना कुछ छोड़े एग्जैक्टली कवर किया है। हैप्पी रिवाइजिंग।